हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम रिछारिया एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अपनी जो हिंदी सीरीज की जो संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत जो आपका विषय हिंदी चल रहा था सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसका जो टॉपिक चल रहा था अपना वर्ण और वर्णमाला की जो अगली क्लास है उसमें कुछ आपके व्यंजन स्वर और व्यंजन के बारे में हमने बता दिया था। आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो कुछ व्यंजन जो हमारे बचे हुए थे उन व्यंजन के बारे में लेकर आए हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। संयुक्ताक्षर बात करते हैं संयुक्ताक्षर की। संयुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संयुक्त मतलब जुड़ना, अक्षर यानी दो वर्ण अक्षर जब आपस में संयुक्त होते हैं तो क्या बनता है, कोई एक नया वर्ण बनता है, उसके लिए कहते हैं संयुक्ताक्षर। अब इनकी जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई स्वर ना आए, वर्ण तो जुड़े हैं लेकिन कोई स्वर ना आए, तो उनको क्या कहा जाता है, वे दोनों वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और उन्हीं को संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई दो वर्ण जुड़ेंगे तो किसी एक में स्वर आ जाएगा तो कोई भी नया वर्ण बनेगा। लेकिन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो वर्ण बने या जो अक्षर बने उनके बीच में कोई स्वर ना आए, दोनों किससे बने, व्यंजन से मिलकर बने, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे कि इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 4 है, यानी संयुक्ताक्षर कुल आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपके सीटेट, केवीएस और यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में 100% यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं कुल 4। पहला होता है छ, जैसे आप लिखते हो छ छतरी का, छ छतरी का आप क्या मिलके बनता है, तो पहला होता है का और का के बाद मिलता है ये शा। जब का और सा मिलता है तो क्या बनता है, छा बनता है। का जो पे होता है हलन, यानी का को जो होता है अर्ध, यानी बिना स्वर के। इसमें इसका मतलब हलन का मतलब होता है का में अगर हलन लगा है तो इसमें आपको बिना स्वर के यूज करना है, यानी क, ठीक है। तो इसके बाद आता है य सा, तो क और सा मिलकर क्या बन जाता है, छा बन जाता है, इसलिए ये नया अक्षर बन जाता है, इसको कहते हैं संयुक्ताक्षर। इसी तरह त्रा होता है, जो आप लोग त्रा लिखते हो ना, त्रा त्रिशूल का, तो उस त्रिशूल को कैसे बनाते हैं, तो ता प्लस में रा, तो दोनों व्यंजन है, कोई भी स्वर नहीं है, तो दोनों व्यंजन मिला के क्या बनाते हैं, किसी वर्ण का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ऐसे हमारा ज्ञा बनता है, ज्ञा कैसे बनता है, जा में या, जा में अगर या प्लस हो गया तो क्या बन जाता है, ज्ञा बन जाता है। और ऐसे ही आपका स्रा होता है, स्रा में सा शीटी वाले शा में ये सा क्या जुड़ जाता है, रा जुड़ जाता है, क्या बन जाता है, श्रा बन जाता है। तो आपने देखा कि ये दोनों व्यंजन है, ये दोनों व्यंजन है, ये दोनों भी व्यंजन है और ये दोनों भी व्यंजन है। जब भी कोई दो व्यंजन मिलकर किसी नए वर्ण का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन की। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट का मतलब ही है बाहर की तरफ, या फिर उच्छिष्ट किसी चीज को उच्छिष्ट करना, फेंकना। तो इसका मतलब होता है कि आप उच्छिष्ट का मतलब कि जिन वर्णों को या जिन व्यंजनों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में आपकी जो जिह्वा है एक उछाल टाइप का क्या करती है, महसूस करते हैं, यानी आपको ये आभास होगा कि हमारी जिह्वा किसी झटके के द्वारा उस चीज को बोला जाए। जैसे आपने बोला डा, तो जीभ जो होगी हमारी तालू को अचानक से क्या करेगी, झटका से आपको तालू से हटेगी, तालू को स्पर्श करेगी फिर झटके से हटेगी, तो मतलब क्या कहलाता है, उच्छिष्ट मतलब फेंकना, यानी झटके के साथ कोई वर्ण निकालना, वो क्या कहलाता है, उच्छिष्ट। इसी को हम कहते हैं द्विगुणित व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन का ही दूसरा नाम है क्या, द्विगुणित व्यंजन। जैसे कि आप बोलो डा, ढा, ठा, ये सब वर्ण जो आते हैं वो किसमें आते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन में आते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिन व्यंजनों को बोलने में जो जिह्वा जो होती है वो उच्छिष्ट होती है, यानी उच्छिष्ट होना यानी उछाल लेना या फिर फेंकना, झटके के साथ बोलना, वो क्या कहलाता है, उच्छिष्ट व्यंजन कहलाता है। अब होते हैं अयोगवाय। अयोगवाय आप सब लोगों ने पढ़े होंगे, स्वर जो होते हैं वो आ से लेकर औ तक होते हैं, यानी अब इसके बाद जो अंग और आहा आपके बचते हैं ये क्या कहलाते हैं, अयोगवाय कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या मात्र 2 होती है। पहला होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार का मतलब अंग, अनुस्वार का मतलब अंग, अंगूर का बोलते हैं ना आप लोग, अंग अंगूर का, तो ये जो अंग अंगूर का होता है वो क्या होता है, अनुस्वार होता है। और विसर्ग जिसके पीछे 2 बिंदी लगी रहती है, यानी आहा बगल में 2 बिंदी, तो अगर आपने आहा बगल में 2 बिंदी लगा दी तो ये क्या बन गया, विसर्ग बन गया। यानी हम कह सकते हैं कि अयोगवाय क्या होते हैं, अयोगवाय 2 होते हैं। कितने, पहला होता है अंग और दूसरा होता है आहा, यही तो हमारे क्या होते हैं, अयोगवाय। इसको बोलते हैं अनुनासिक, इसको बोलते हैं विसर्ग। तो अब बात करते हैं द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन क्या होता है, द्वैत व्यंजन ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों के मध्य कोई स्वर ना आए। जैसे कि संयुक्त अक्षर पढ़ा था आपने,
ये दो व्यंजन वर्ण मिलकर बनते हैं। इनमें दो व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो समान होते हैं। व्यंजन वर्ण समान है और उनके बीच में कोई स्वर ना आके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या बन जाता है, द्वैत व्यंजन बन जाता है। जैसे कि आपने वर्ड पढ़ा होगा दिल्ली, शब्द या फिर व्यंजन की बात चल रही है तो वर्ड बन जाता है। जैसे कि हमने बोला ये आधा ला में हलन प्लस में ये ला, तो इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये ला और ये पूरा ला बन जाएगा। यानी इस तरीके के जो वर्ण बन जाएगा वो क्या कहलाएगा, द्वैत व्यंजन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, द्वैत व्यंजन। जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम दिल्ली में देखो ये आधा ला और ला मिलके क्या बना है, पूरा ला बना है। इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, दोनों ही व्यंजन वर्ण है, इसलिए क्या है दिल्ली, बिल्ली। अब इस तरीके से कई वर्ड जो कि किसमें लगातार कोई आधा आता है, दूसरा उसी के बाद क्या आता है, पूरा आ जाता है वर्ण, वो क्या कहलाता है, द्वैत व्यंजन कहलाता है। अब आते हैं आगत वर्ण और देशज विदेशज, ये वर्ड जो होते हैं क्या, आगत क्या कहलाते हैं, आगत का मतलब कहीं से आना, यानी कहीं से हमने एक्सेप्ट कर लिए हम इनको। जैसे कि विदेशी भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में करते हैं, जिनका प्रयोग हम नॉर्मल बोलचाल में यानी अपनी सामान्य की भाषा में करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आगत वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं को विदेशज वर्ण भी कहा जाता है। अब जैसे कि अंग्रेजी से कोई शब्द दिया गया डॉक्टर, हम लोग नॉर्मली अपनी सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, डॉक्टर। तो कोई भी पृष्ठभूमि से हो, आप डॉक्टर को हिंदी में नहीं, चिकित्सक कोई नहीं बोलता, क्या बोलता है, डॉक्टर। तो ये जो अंग्रेजी से ऐसा वर्ड दिया गया जिनका प्रयोग हम किसमें करते हैं, हिंदी में, ये क्या कहलाते हैं, आगत वर्ण कहलाते हैं और इन्हीं को हम क्या करते हैं, विदेशज वर्ण कहलाते हैं। अब आता है अरबी और फारसी से कुछ वर्ड लिए गए हैं, जैसे कि का, खा, गा, फा और ये बा भी होता है, जो ये बा और जा, इस तरीके से ये जो जा होता है ये भी कैसा वर्ड होता है, अरबी फारसी शब्द से लिए गए हैं। तो इसको ये हो गया का, खा, गा और फा, ये जो वर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं और हम इसको डायरेक्टली हिंदी में क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए ये क्या बन जाते हैं, आगत वर्ण। अब हमने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ प्रमुख उच्चारण स्थान भी होते हैं, तो उच्चारण स्थान फिक्स रहते हैं कि आपने जैसे कंठ, उच्चारण स्थान कितने होते हैं, उच्चारण स्थान करने को 7 होते हैं, लेकिन जो हमारे मुख्य होते हैं वो कितने होते हैं, 5। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली आपकी वायु डायरेक्ट कंठ से निकल के आती है। जैसे आपने बोला का वर्ग, आपका जो का वर्ग वो पूरा क्या कहलाएगा, कंठ से उत्पन्न होगा। जैसे का, खा, गा, खा, ड़ा, तो ये सब जो वर्ड निकलेंगे वो किससे निकलेंगे, कंठ से निकलेंगे। ड़ा जो होता है वो पंचमाक्षर होता है, वो मुख और नासिका और कंठ दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, नासिका मूल कहा जाता है। अब तालव्य में आता है चा वर्ग, मूर्धा में आता है टा वर्ग और दंत में आता है ता वर्ग, ओष्ठ में आता है पा वर्ग। तो इसमें विस्तार से जो वीडियो हमने अपनी पिछली वीडियो में इनके बारे में हमने विस्तार से बताया था, तो आप जाके उस वीडियो में इसको विस्तार से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रयत्नों की। प्रयत्न क्या कहलाता है, तो प्रयत्न जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अगर आपको कोई काम करना है, कोई चीज करना है, तो उसके लिए प्रयत्न करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कोई काम बिना प्रयत्न के नहीं होता, यानी जब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे तो कोई भी चीज अपने आप नहीं होगी। तो ये यही कहलाता है प्रयत्न। अब हिंदी भाषा में प्रयत्न का क्या स्थान है, तो क्या कहते हैं, वर्णों को बोलने में जो कोशिश की जाती है, जो प्रयत्न किया जाता है, जो कोशिश की जाती है वो क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आंतरिक प्रयत्न, उसी को बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो आंतरिक प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार के साथ, क्योंकि इनके अपने अपने क्या होते हैं, इनके अलग, इससे अलग पार्ट्स होते हैं, अलग इनके भाग होते हैं, इनके भाग अलग होते हैं, तो इनको विस्तार से पढ़ने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको जो इस वीडियो में जितने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं इनको आपने नोट्स में मेंटेन करके चलना है। यकीन मानिए आपका यहाँ से पेपर इन जो नोट्स आपके बताए जा रहे हैं, आपका पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। तो भरोसा रखिए और गुरुजी और टीम गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर इसी तरह अपना भरोसा रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।